नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आदमपुर का महासंग्राम, जी हां, आदमपुर का महासंग्राम अपने पीक पर है और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, बड़ी अपडेट आदमपुर उपचुनाव को लेकर के। आदमपुर उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार में दिग्गज अपनी जान फूकेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आदमपुर में जुटेंगे और अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के लिए, प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम मनोहर लाल भी पहुंचेंगे आज 12 बजे, जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी जनसभा करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पर डेरा डाले हुए कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो आदमपुर उपचुनाव के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आज शाम को 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार होगा और उससे पहले सभी दिग्गज जो है अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आदमपुर में डेरा डाले हुए हैं, आदमपुर में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज वहां पर पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार तमाम दिग्गज जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया था। और उसके अलावा तमाम जो सियासी दल हैं हरियाणा में, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। वहीं तीसरा भी एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार जो हैं वो इनेलो की तरफ से हैं, कोडाराम नंबरदार। उनके पक्ष में भी चुनाव प्रचार में काफी जान फूंकने की कोशिश जो है वो इनेलो की तरफ से की जा रही है, इनेलो के नेताओं की तरफ से की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूरी कोशिश इस चुनाव में अपनी एक मजबूत स्थिति दर्ज करवाने के लिए वो कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कल भी पहुंचे थे और आज भी पहुंचे हैं। और वहीं अगर बात करें तमाम जो बड़े दिग्गज हैं हरियाणा के, वो सब पहुंच रहे हैं। कोई सत्ता पक्ष के लिए प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कोई विपक्षी दलों में के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी कुछ लोग वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन पलड़ा सत्ता पक्ष का भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। माहौल गर्म है, एक तरफ सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन आदमपुर में माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा हुआ है चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। आज हरियाणा दिवस भी है और ये खास मौका है और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी आदमपुर में। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आदमपुर के महासंग्राम पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेडू हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। बीजेपी से आप हैं और बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के पक्ष में लगातार बड़े नेता वहां पर प्रचार करने पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आज पहुंच रहे हैं। क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए हितेंद्र जी, जैसा आपने रिपोर्ट में कहा कि इनेलो और कांग्रेस के प्रत्याशी भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वास्तव में दूसरे नंबर के लिए जो मजबूत प्रत्याशियों के बीच दौड़ है वो इनेलो और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में है। और जीत तो क्योंकि सुनिश्चित पहले हो चुकी है, और मैंने आपके चैनल्स के माध्यम से भी कई बार कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं कि मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के बीच दूसरे नंबर का है। हमारा जो टारगेट है या हमारे लिए जो चैलेंज है वो चैलेंज है कुलदीप बिश्नोई का वोट प्लस 2019 में भाजपा के वोट को पार करके आगे बढ़ाना। हमने जीत के लिए कभी चुनौती नहीं माना इस चुनाव को। जीत तो हम पहले ही दिन गए थे, लेकिन जीत की अंतर को हम कितना लेके पाएंगे, और वो हमारा जो माइलस्टोन है वो है कुलदीप बिश्नोई जी के और भाजपा के जो 2014 का वोट बैंक था उसको क्रॉस करना। तो मेहनत दोनों पार्टियां अच्छी कर रही हैं, लेकिन अब दोनों के किले ध्वस्त करने में एक दूसरे लगे हुए हैं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जो वोट बैंक आएगा हितेंद्र जी, उसमें हिस्सा बड़ा चौधरी देवीलाल जी के नाम से जो इनेलो पार्टी लड़ रही है वो मिलता है, या
विपक्ष के नाते नेता मजबूत मैं हूं, ये कहने वाले भूपेंद्र हुड्डा को ज्यादा मिलेगा। ये तो समय बताएगा, लेकिन कंपटीशन दोनों का बड़ा तेज कंपटीशन है। सत्यव्रत जी, आपने नाम सहमति देता हुआ आपने नाम चौधरी देवीलाल का लिया है, तो चौधरी देवीलाल के जो वंशज हैं वो तो आपके साथ भी हैं जेजेपी से। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वो भी वहां पर प्रचार कर रहे हैं, तो वो वोट आपके खिलाफ क्यों जाएगा? अब वो बड़ा हिस्सा तो हम देखिए जी नहीं, मैं कह रहा हूं हाँ। वो तो हमारे पास है ही, बड़ा हिस्सा हमारे पास है ही, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि चौधरी देवीलाल की विरासत हमारे पास है। तो उस इनेलो का वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, कांग्रेस का वोट बैंक इनेलो की तरफ आएगा। कंपटीशन इसमें है। जी चलिए, बजरंग दास गर्ग जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर बड़े नेताओं की बात करें तो सिर्फ वहां पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को मान लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, सिर्फ यही चेहरे वहां पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी बड़े चेहरे गायब हैं। दीपेंद्र जी, सारी पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ आजमपुर में चुनाव लड़ रही है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष है, सीएलपी नेता है, जितने विधायक है, पूर्व मंत्री है या पूर्व सांसद है, सब मिलजुल कर कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज तीन बड़े बड़े परिवार, जिसको आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक तो वो, साथ में नू कहते भी जो गढ़ है वो कुलदीप बिश्नोई, बब्बे बिश्नोई, भजनलाल का गढ़, एक परिवार वो, तीसरा जज का परिवार, तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बावजूद भी इनके पैर पूरी तरह से लड़खड़ा रहे हैं। किस प्रकार आपने देखा आजमपुर के अंदर, आपकी बहुत सीनियर रिपोर्टर ज्योति भी वहां गई हुई है, किस प्रकार सरकार में कैसे भगदड़ मची हुई है और कैसे उनके अंदर उदासी है। ऐसा कोई इनका तुर्क का इक्का नहीं था जो आजमपुर के अंदर सरकारी मशीनरी के साथ, सरकारी अफसरों के साथ वहां ना पहुंच रहा और वोट नहीं मांग रहे। आपको नई रिपोर्ट दे देता हूँ संजय जी, मैंने कल भी रिपोर्ट दी थी। जहां तक सरकारी अधिकारी है, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी है, फूड सप्लाई के अधिकारी है, यहाँ तक कि सैनिटरी विभाग के अधिकारी है, प्रदूषण विभाग के अधिकारी है, बिजली बोर्ड के अधिकारी भी भीख की तरह वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं भाई काम करवा लो, नहीं तो गाज पड़ेगी, वोट दो, सरकार को जिताओ। हमारे ऊपर बड़ा भारी दबाव है। यहाँ तक कि इनके वीडियो है जो है, वीडियो भी सरपंचों का, पूर्व सरपंच है, जिन पंच थे, उनके ऊपर भी भारी दबाव बना रहे हैं। भाई सरकार को जिताना है, ऊपर से बड़ा भारी आदेश है तुम्हारे एरिया के अंदर सरकार के प्रत्याशी को जिताना है। ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ और मैंने आपके महकमे गिना दिए। नहीं, एक बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि सरकारी अधिकारी भी उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। उस पर मैं जवाब लूंगा, उस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ बिल्कुल आज को कोई आंच नहीं हाँ। ना ये मुद्दा था बेरोजगारी का, महंगाई का, उसका सरकार चुनाव नहीं लड़ रही। ये मुद्दा था 8 साल के अंदर सरकार ने कुछ नहीं किया, वो कोई बात नहीं। जब महंगाई आई, बेरोजगारी आई, यहाँ तक कि उद्योग बंद है और लोगों ने अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो और थोड़ा कुछ घंटे बचे हैं। आज मुख्यमंत्री जो रैली बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ सर, कुछ घंटे और बचे हैं। आरोप प्रत्यारोप कर लीजिए जितना करना है। अब जनता को डिसाइड करना है कि कौन उनके पक्ष का है, कौन उनके विपक्ष का है, तो जनता को डिसाइड करना है। लेकिन विजेंद्र रेणु जी भी हमारे साथ हैं। विजेंद्र रेणु जी, चोट से सरकार से बदला लेगी, किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी एकजुट होकर सरकार से 8 साल की जो अनदेखी है उसका बदला लेगी। लोगों मन बन चुका है। बिल्कुल अब देखो गर्ग साहब को जनता तो सुनती नहीं है। अब यहाँ आपने बैठा के इनको भाषण देने के लिए बैठा। सत्यव्रत जी और बजरंग दास जी, हमारी है, रोकना चाहूंगा आपको। सत्यव्रत जी और बजरंग दास जी सुन लीजिए ना, अभी चर्चा शुरू हुई है। कोई कहने भी कुछ नहीं है सर, चर्चा शुरू हुई है, आपका ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, अभी चर्चा शुरू हुई है, धीरे रखिए थोड़ा सा। हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, रवि कालेरमन वहीं पर हैं। रवि कालेरमन, क्या कुछ दिखाई दे रहा है फिलहाल
क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, कुछ ही घंटे बचे हैं। जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है सियासी दलों के बीच में और जो राजमाइश चल रही है उसमें अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो क्या कुछ रुझान, क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? आज मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं वहां। रवि कालेरमन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, सवाल दोहराए हैं जितेंद्र जी। रवि, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? सबसे पहले तो मुझे लगता है आप वहीं हैं स्थित जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थोड़ी देर में, वहीं के बारे में जानकारी दे दीजिए। क्या कुछ उत्साह लोगों में, स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं वहां? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि विशाल जनसभा का जो है एक यहाँ विशाल जनसभा को एक आयोजन किया जा रहा है। 11 बजे का समय रखा गया था मुख्यमंत्री के लिए कि मुख्यमंत्री को 11 बजे आना है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले जरूर इस जनसभा में होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो नेता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे स्टेज पे जो राज्यसभा सांसद हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंचे हैं, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पहुंचना, उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूं कि ये बीजेपी की जो आज रैली है, जनसभा है, ये कहीं ना कहीं अपने प्रचार का अंतिम जो है, मुख्यमंत्री का पहला और अंतिम जो है प्रचार होगा इस आदमपुर उपचुनाव में। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विकास कार्यों की बात की जा रही है हितेंद्र, की विकास कार्यों पर ये पूरा इलेक्शन जो है वो लड़ा जा रहा है। तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो अपने विकास कार्य यहाँ से गिनाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भी अपने 8 साल का पूरा कार्यकाल जो है वो गिनाते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से पूरा इलेक्शन, आप भी ज्योति इलेक्शन में रहे हैं, किस प्रकार से पूरा इलेक्शन जो है आपने देखा है। आज जनसभा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किस प्रकार से पूरी जनसभा को आप देखते हैं और क्या मैसेज देने का प्रयास मुख्यमंत्री यहाँ से करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए रवि, अब तक हमने पूरा बाय इलेक्शन चूंकि ग्राउंड जीरो से हमने कवर किया है, लोगों के बीच हम गए हैं, नेताओं से हमने बात की है, पब्लिक ओपिनियन हमने जाना है। जहां तक रुझान की बात करें, हितेंद्र ने भी चूंकि पूछा, तो एक मुकाबला तो नजर आता है, लेकिन सत्तासीन जो पार्टी है यानी बीजेपी, जेजेपी, जिसको मुख्यमंत्री की आप बात करते हैं, या फिर कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की आप बात करते हैं, तो दावा ये है कि आदमपुर इस बार सरकार के साथ जाएगा, सरकार के साथ आदमपुर जाएगा। चूंकि दशकों से विपक्ष के साथ रहा या फिर सरकार के साथ नहीं रहा, उसका खामियाजा भुगता है। विकास के साथ जाएगा, सरकार के साथ जाएगा। और चूंकि अब तक देखिए सभी स्टार प्रचारक आए लेकिन सीएम नहीं आए थे, और जैसा कि तस्वीरों में हमारे दर्शक देख सकते हैं, आज विशाल जनसभा इसे नाम दिया गया कि आदमपुर मंडी में हम मौजूद हैं। सीएम पहुंचेंगे, बहुत सारे अभी कैबिनेट मंत्री भी आ चुके हैं, संगठन से जुड़े लोग भी पहुंच चुके हैं। तो सीएम आएंगे, साथ ही डिप्टी सीएम भी रहेंगे। जाहिर है कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी रहेंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज और गठबंधन के तमाम बड़े नेता यहाँ पर नजर आएंगे। तो मैसेज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो ये देने का प्रयास कि गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। चूंकि कुलदीप इलेक्शन से जस्ट पहले ही आए और उन्हीं के वजह में आने के चलते जाहिर है ये बाय इलेक्शन। सवाल ये भी रहेगा ज्योति, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जो है जीतकर यहाँ से चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब वो अपने बेटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आदमपुर को सौंपने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका बेटा भी विदेश में पड़ा है और उनसे मिलने के लिए भी विदेश जाने, इस प्रकार के आरोप जो है कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई पे यहाँ लगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। हम कांग्रेस की बात करें, दूसरे दलों की बात करें, आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा इसे बनाया है कि कुलदीप विधानसभा में नहीं आते थे, कुलदीप जनता के बीच नहीं जाते थे। आरोप है, एलिगेशन लगाए जाते हैं, कुलदीप अपने वोटर्स के, अपने हल्के के लोगों के फोन नहीं उठाते थे, ये आरोप लगाए गए हैं। और भव्य बिश्नोई चूंकि बाहर रहे हैं, लेकिन देखिए इन आरोपों को खारिज करती है बीजेपी भी, खारिज करती है, कुलदीप बिश्नोई भी खारिज करते हैं, भव्य भी खारिज करते हैं कि वो केवल 4 साल के लिए, चूंकि 29 साल के वो थे, 25 साल यहाँ पर रहे, केवल 4 साल के लिए स्टडी करने बाहर गए थे और इसे केवल एक मुद्दे के तौर पर बनाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो हायर स्टडी के लिए गए थे, इसका जवाब तो ये है। लेकिन जेपी को भी लगातार बाहरी बताया जा रहा है कि वो 2009 में यहाँ पर आए थे, उसके बाद वो दिखे नहीं। यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन ये कि लोगों के पैसे लेकर वो चले गए, उनको भी, हालांकि जेपी भी जाहिर है उनको खारिज करते हैं। तो हम बीजेपी या गठबंधन की बात करें तो भव्य बिश्नोई के लिए आरोप जो लगाया जाता है उसका जवाब है कि हायर स्टडी के लिए गए थे। जेपी के लिए आरोप ये लगाया जाता है वो बाहरी है, कांग्रेस को यहाँ पर उम्मीदवार नहीं मिला, तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखे गए हैं। एक पूरा समीकरण और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जातिगत कार्ड खेलने का प्रयास भी यहाँ करा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयमान की अगर बात कर ले तो वो ये कहते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं कि वो कुलदीप बिश्नोई इस बात से नाराज थे कि दलित के बेटे को अध्यक्ष बना दिया और उसी नाम से ये वोट भी मांगे जा रहे हैं। तो इस जातिगत कार्ड को आप कैसे देखते हैं आदमपुर बाई इलेक्शन में?
बिल्कुल, देखिए उदय भान का तो बार बार आरोप है कि एक दलित को चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ये बात कुलदीप बिश्नोई को रास नहीं आई चूंकि वो दलित विरोधी मानसिकता के हैं। लेकिन इस पर कुलदीप बिश्नोई जवाब ये देते हैं कि उनसे पहले अशोक तंवर थे, कुमारी सैलजा दरअसल उनसे पहले थी, उनसे पहले अशोक तंवर थे, उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा की ओर से क्या कुछ किया गया, पार्टी हाईकमान ने क्या किया। तो देखिए हर एक बात का जवाब विरोधियों की ओर से दिया जाता है। अब दलित वाला मुद्दा है और दूसरा हम जब देखिए रवि, चूंकि तो आप यहाँ तो हैं, बहुत दिन से आप यहाँ पर हैं, आपने पूरे बाई इलेक्शन को देखा, सबसे ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की ओर से ही बाई इलेक्शन में कैंपेनिंग की गई है या फिर उदय भान नजर आए हैं। तो ये दलित वाला मुद्दा चलेगा या फिर नहीं, भी देखना होगा। गठबंधन के जो वोटर्स हैं जिसमें जेजेपी का भी भले ही कितना ही वोट है, क्या वो कुलदीप के साथ आ पाएगा, चूंकि धुर विरोधी जिसे हम कहें, विरोधी रहे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे, आमने सामने चुनाव लड़ा दोनों परिवारों ने, तो ये भी देखने वाली बात होगी जातिगत कार्ड कितना चलता है। चूंकि कुलदीप बिश्नोई के पिता हम कह सकते हैं चौधरी भजनलाल, एलनाबाद बाई इलेक्शन भी देखा था, एलनाबाद में भी कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा पाई थी और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जो एलनाबाद बाई इलेक्शन है उसमें भी इस प्रकार की जो फूट है, पार्टी की जो फूट है जगजाहिर हुई थी और उसी का नतीजा था कि इलाहाबाद में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। अब भी किरण चौधरी जो सरीखे जो नेता हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे, कुमारी शैलजा एक दिन आई बताई जा रही है लेकिन प्रचार करते हुए नहीं दिखाई दिए। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला यहाँ नहीं आए, कैप्टन अजय यादव की एक पीसी जरूर हुई है, वो भी ढंग से मतलब पूरे हल्के में प्रचार करते हुए वो भी नहीं दिखाई दिए। तो ये पूरी आपसी जो गुटबाजी है इसको कैसे देखते हैं और क्या नुकसान इसको कांग्रेस को आदमपुर बाई इलेक्शन में हो सकता है? देखिए कांग्रेस खुद का नुकसान हमेशा करती रही है। आप इलाहाबाद की बात करें, वहां भी हमने देखा, बड़ौदा में हालांकि भले ही जीते लेकिन वहां भी भूपेंद्र हुड्डा की ओर से चुनाव लड़ा गया, दूसरे नेता नजर नहीं आए। उससे पहले आप जींद बाई इलेक्शन की बात करें, जींद बाई इलेक्शन में केवल अशोक तंवर की, आपने देखा होगा आप भी वहीं पर थे, केवल अशोक तंवर की रणदीप सुरजेवाला के साथ नजर आते थे। भूपेंद्र हुड्डा या दूसरे नेताओं की बात करें तो कांग्रेस का जो भीतर घात है या मतभेद है वो तो खुलकर दिखते ही है। कांग्रेस शुरुआत से नुकसान खुद का करती रही है, इस बार भी हो सकता है। हालांकि देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में कि सीएम ये कहते हैं कि बाप बेटे का इलेक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ रवि। अगर ये मानते हैं कि बाप जी रवि, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं आगे। विजेंद्र रेड्डी जी भी हमारे साथ बने हुए लगातार इनेलो से। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही माना जा रहा है, यहाँ सत्ताधारी गठबंधन और कांग्रेस में, लेकिन इसके अलावा आपकी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस पर यह भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस अपना ही नुकसान खुद का करती हुई दिखाई देती है, अलग अलग चुनावों में ये देखने को मिला है और इस बार भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है, तो उसका फायदा आपको हो सकता है, आपके उम्मीदवार भी वहीं से आए हैं। तो क्या वो जो समर्थक कांग्रेस के थे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई चले गए बीजेपी के साथ सत्ता के साथ, तो ऐसे में क्या जो कांग्रेस के जो कट्टर जो समर्थक होते हैं हर जगह पर, क्या वो सभी कोडाराम नंबरदार के साथ आपके पास आ पाएंगे और जो इनेलो का वोट बैंक है वो भी आपके साथ जुड़ पाएगा पूरी तरह से? हाँ जी, देखिए हितेन जी, सबसे पहली बात तो मैं इनेलो वाले वोट बैंक की बात करूंगा। इनेलो का जो भी वोट बैंक हुआ करता था, इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल ने गठित की थी और उन्हीं के नीतियों के अनुसार ये पार्टी चली हुई है। और जो भी इनेलो का वोट टूट करके 2017 में जेजेपी के साथ चला गया था, आज क्योंकि जेजेपी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रही है और उनका अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, और इंडियन नेशनल लोकदल का जो वोट बैंक जेजेपी के साथ जुड़ा था 2017 में, वो वास्तव में चौधरी देवीलाल का वोट बैंक हुआ करता था और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट हुआ करता था। और जब आज जेजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो किसी भी सूरत में इनेलो का जो वोट जेजेपी के साथ जुड़ा था वो सारा का सारा वोट बैंक आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिलेगा, क्योंकि ताऊ देवीलाल के फॉलोअर जितने भी थे उस टाइम हमने मान लिया था कि परिवार है, परिवार में बट गया है। अब क्योंकि वो परिवार बिल्कुल भी कहीं चुनाव में नहीं है, और तो और सही मायने में अगर मैं कहना चाहूं तो वो आज बीजेपी के साथ भी प्रचार में नहीं है, क्योंकि स्वयं कुलदीप बिश्नोई जी ने ये बात कह दी थी अगर वो चाहें तो चुनाव प्रचार में आ जाएंगे, कॉल तक करके उनको बुलाया नहीं गया। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल के उस पुराने और नए वोट बैंक के बीच में इस बात का रोष है कि हमारे को पहले अलग करवाया गया और आज हमारा सम्मान भी नहीं किया गया, इसलिए वो सारे का सारा वोट बैंक जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिलेगा और अभय सिंह के हाथ मजबूत करने का काम करेगा। दूसरी बात आपने कांग्रेस के वोट बैंक की बात की है। देखिए, चौधरी कोडाराम जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, बहुत संघर्षशील रहे हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं, और जिस प्रकार से आदमपुर पूरे हल्के ने इकट्ठा होकर के एक महापंचायत के रूप में
चौधरी कुरुड़ाराम जी को अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया था और कांग्रेस से इसके लिए वोट मांगने की भी बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको अनदेखा करते हुए एक बाहरी प्रत्याशी को वहां पर उतारने का काम किया। तो इस वजह से जो मुख्य कांग्रेसी वोट बैंक हुआ करता था उसमें भी इस बात का रोष है कि हमारे हलके के वर्करों की, हमारे हलके की नेताओं की जो अनदेखी की गई है उसका भी कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से बदला लेने का काम करेंगे और वो वोट बैंक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा और वो इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर ही आएगा। इस वजह से चाहे वो कांग्रेस का वोट बैंक है, चाहे इनेलो का है, चाहे जेजेपी का है, ये सारा वोट इकट्ठा होकर के चौधरी कुरुड़ाराम जी के पक्ष में मतदान करने का काम करेगा। इसी बात के ऊपर हम कहते हैं कि कुरुड़ाराम जी जो है ना इस इलेक्शन को अच्छे मतों से जीतने का काम करेंगे। और दूसरी बात, जैसे अभी आपने ज्योति सांगवान जी को सुनवाया हमारे को विशेष संवाददाता के रूप में, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हल्के की नब्ज पकड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उदय भान जी जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी दलित का कार्ड चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अरे भाई, कुमारी शैलजा भी एक दलित नेता थी जिसको धक्के मार करके कांग्रेस के अध्यक्ष पद से निकालने का काम किया, उसका अध्यक्ष पद छीनने का काम किया। अशोक तंवर जिसको लाठी डंडों से पीटने का काम किया था, वो भी दलित नेता था। उन दलित नेताओं का सम्मान क्यों नहीं किया पार्टी ने? आज उदय भान जी कहते हैं कि दलित को अध्यक्ष बनाया तो इसलिए हमारे जो है कुलदीप जी छोड़ करके चले गए हैं। उस टाइम तो कुलदीप जी नहीं गए थे, 2016 में तो वापस ज्वाइन कर लिया था कांग्रेस को। 2019 में शैलजा जी अध्यक्ष थी, तब भी वो छोड़ करके नहीं गए, तब भी वो पार्टी में ही रहे थे। तो कहीं न कहीं हितेन जी, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने जानबूझ करके जयप्रकाश को वहां खड़ा करने का काम किया है। और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, देखिए ये तथ्य के साथ आपके सामने है, जिस प्रकार से बाहर के उम्मीदवार को वहां लेकर के आते हैं और जितने कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हैं और चाहे अपने किरण चौधरी जी हैं और चाहे रणदीप जी हैं, उनको मात्र एक बार फोन से अपनी एक फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं करते हैं कि आप आइए पार्टी का चुनाव है। इस पर बजरंग दास जी से सफाई लेंगे, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, बजरंग दास जी ने इससे पहले कई गंभीर आरोप भी आप पर लगाए थे और विजेंद्र रेड्डी जी भी कई तरह के दावे कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति आपको नजर आती है, क्योंकि सत्ता में है तो इस तरह के गंभीर आरोप तो आप पर लगने स्वाभाविक है? चले इसी बीच